रजनी विवेक के ख्यालों में गुम थी और यंत्रवत अपने काम कर रही थी। उसके दिमाग में पिछली बातें चल रही थीं। इधर विवेक भी रजनी के साथ अपनी पुरानी मुलाकातों को याद कर रहा था। विवेक अपनी मां के जाने के बाद रिया का बड़ा भाई ही नहीं था, वह उसका माता पिता का भी फर्ज निभा रहा था। अपने घर और छोटी बहन की परवरिश करने में उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। बहन ही उसकी दुनिया थी, उसकी धुरी थी। रजनी के साथ बिताया हुआ समय विवेक के लिए एक सुखद सपने की तरह था। उसकी स्मृतियां उसके जहन में थीं, लेकिन समय के साथ थोड़ी धुंधली पड़ गई थीं। लेकिन रजनी ने अपनी स्मृतियों को सहज कर रखा था। फिर रजनी को भी अपने घर परिवार के प्रति जिम्मेदारियां थीं, तो वह भी उसे बखूबी निभा रही थी। रिया की आवाज़ सुनकर विवेक की तंद्रा टूटती है। रिया आकर कहती है, भैया चलिए, खाना तैयार है, खाना खा लेते हैं। विवेक, हाँ चलो। खाना खाते हुए विवेक चुपचाप था। तब रिया पूछती है, क्या हुआ भैया, आज आप थोड़े उदास और परेशान लग रहे हो। विवेक, कोई बात नहीं है, आज मम्मी की बहुत याद आ रही है। रिया, हाँ भैया, मुझे भी मम्मी की बहुत याद आती है। जब मम्मी थी तब हमारी दिवाली अलग ही होती थी। अब हम दोनों अकेले हो गए हैं। विवेक, वो तो है, लेकिन हम ऐसे उदास और परेशान रहेंगे तो मम्मी की आत्मा को बहुत दुख होगा। और मम्मी भी तो यही चाहती थी कि हम खुश रहें, है ना। रिया, और रंजन के भी पापा नहीं हैं, मम्मी हैं, वो लोग भी घर में 3 लोग ही हैं। विवेक, वो साथ में वो रंजन की बहन थी ना। रिया, हाँ भैया, मैं भी पहली बार आज ही उनसे मिली हूँ। ऑफिस में दीपक सर बता रहे थे कि उनकी शादी नहीं हुई है और रंजन सर का भी कहना है बड़ी बहन की शादी जब तक नहीं होगी तब तक नहीं करूँगा, कहते हैं। विवेक, ये तो अच्छी बात है, एक भाई अपनी बहन के लिए इतना सोचता है। रिया, भैया आप भी शादी कर लीजिए ना, भाभी आ जाएंगी तो घर में त्योहारों की रौनक लौट आएगी। विवेक, तेरी शादी हो जाए फिर मैं भी कर ही लूँगा। रिया, मैं चली जाऊंगी, तब आपके लिए लड़की कौन ढूंढेगा, कहकर मुस्कुराने लगती है। तब विवेक भी मुस्कुरा देता है। रिया, मैं सोच रही हूँ आपके लिए लड़की ढूंढना शुरू ही कर दूं। विवेक, मैं भी तुम्हारे लिए लड़का देख ही रहा हूँ। फिर दोनों हंसने लगते हैं। इधर दीपक के घर में दीपक अपने रूम को देखकर बहुत खुश था। उसके रूम की इंटीरियर चेंज कर दिया था आरती ने। सारे सामान करीने से रख दिए थे और उसके सभी सामानों की जगह भी दिखा दी थी। दूसरे दिन दीपावली थी। शाम जब दीपक सोकर उठा तब आरती कमरे में नहीं थी। दीपक उठकर नहाने चला जाता है। वापस आने पर उसे अपना सामान नहीं मिल रहा था। फिर उसने आरती को आवाज दी। आरती नीचे किचन में थी। तब रमा जी कहती हैं, जा बेटा देख, तुझे दीपक क्यों बुला रहा है। आरती, जी मम्मी। आरती ऊपर अपने कमरे में पहुंचती है तो देखती है दीपक ने सारा सामान फैला दिया है। फिर आरती को देखकर कहता है, मेरा रूमाल नहीं मिल रहा है। आरती निकालकर सामने रख देती है और नीचे जाने लगती है। तब दीपक फिर से कहता है, मेरे मोजे, मेरे लोवर कहाँ रखे हैं तुमने। आरती, कल तो मैंने आपके सारे सामानों की जगह आपको दिखा दी थी, फिर भी मुझे क्यों बुला रहे हो। दीपक, हाँ तुमने बताया तो था, पर वो सब मैं भूल गया, कहाँ क्या रखा तुमने याद ही नहीं आ रहा था। आरती लोअर और मोजे निकाल कर रख देती है। आरती, हो गया, अब मैं जाऊं। दीपक मुस्कुराते हुए, हाँ जाओ। आज दिवाली थी। आरती बहुत व्यस्त थी। घर के हर कोने की साफ सफाई उसने कर ली थी। घर को फूलों से सजा रही थी। दरवाजे पर गेंदे के फूल लगा रही थी। दीपक भी उसकी मदद कर रहा था। आज दीक्षा बहुत खुश थी। आज भाभी के साथ उसकी पहली दिवाली थी। दोपहर में दीक्षा और आरती दोनों ने मिलकर आंगन में रंगोली बनाई। शाम हुई। आरती तैयार होकर नीचे आ गई थी। पूजा की तैयारी कर रही थी। रमा जी भी सारी तैयारी आरती से करवा रही थी, क्योंकि आरती ही तो इस घर की लक्ष्मी थी। फिर सभी ने मिलकर लक्ष्मी जी का पूजन किया। फिर पूजा के बाद रमा जी ने दीपक और आरती को साथ में लक्ष्मी जी की आरती करने को कहा। दीपक और आरती दोनों हाथ में आरती की थाल लिए आरती कर रहे थे। तभी दीपक आरती का हाथ पकड़ लेता है। तब आरती उसे अपनी आंखों से इशारा करते हुए हाथ छोड़ने को कहती है। तब दीपक मुस्कुराते हुए आरती का हाथ छोड़ देता है। पूजा के बाद आरती
अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। फिर सभी आंगन में आकर पटाखे जलाने लगते हैं। रमा जी और किशोर जी बैठकर देख रहे थे। आरती जहां खड़ी होकर पटाखे जला रही थी, दीपक भी वहीं पर जाकर पटाखे जलाने लगता है। रजनी भी अपने घर में अपने माँ और भाई के साथ लक्ष्मी पूजन करके दीपावली का आनंद ले रही थी। रंजन पटाखे जला रहा था, रजनी को बुला रहा था, लेकिन रजनी अपनी माँ के साथ बैठकर दूर से ही देख रही थी। विवेक और रिया भी अपने घर में लक्ष्मी जी का पूजन कर चुके थे। रिया फुलझड़ी जला रही थी और विवेक भी वहीं पर उसके साथ ही था। और इधर दिया के घर में दिया भी अपने घर में अपने माताजी और पिताजी दोनों छोटे भाई के साथ दीपावली का त्योहार मना रही थी। फिर वह अपनी दीदी को दीपावली की बधाई देने के लिए कॉल लगाती है। दिया, हेलो दी, हैप्पी दीपावली दी। आरती, हैप्पी दीपावली दिया। दिया, कैसी हो दी? आरती, ठीक हूँ। दिया की मम्मी निर्मला जी दिया का मोबाइल लेकर आरती से बात करती हैं। दिया ने कॉल को स्पीकर पे लगा दिया था। हाँ आरती बेटा, कैसी है बेटा? आरती, ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? निर्मला जी, ठीक हूँ बेटा। आरती, पापा और विनय कैसे हैं? विनय, मैं भी ठीक हूँ दीदी, हैप्पी दीपावली दीदी। निर्मला, बेटा तुझे देखे बहुत दिन हो गए, कब आएगी बेटा? आरती, आऊंगी मम्मी जल्दी ही। तभी दिया के मोबाइल पर किसी का कॉल आ रहा था। दिया देखती है, प्रेम का कॉल था। वह उस समय कॉल रिसीव नहीं करती। थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आता है। दिया उठा लेती है। दिया, हेलो प्रेम, हेलो एंड हैप्पी दिवाली। दिया, आप कौन बोल रहे हो? प्रेम, मुझे नहीं पहचाना? दिया, नहीं पहचानती, आप अपना परिचय दीजिए। प्रेम, नाम है मेरा प्रेम, प्रेम चोपड़ा। दिया, सॉरी रॉन्ग नंबर, कहकर फ़ोन कट करने वाली थी। प्रेम, अच्छा आप हमें नहीं पहचानती? दिया, हम आपको देख कहाँ रहे हैं जो पहचान जाएंगे। प्रेम, वीडियो कॉल करूं क्या आपको अपनी याद दिलाने के लिए? दिया, अरे अरे नहीं बाबा। प्रेम, कितना परेशान करती हो यार मुझे तुम। दिया, तुम्हें सताने में मजा आता है मुझे। प्रेम, हम परेशान होते रहें और आप मजा लेती रही है ना? दिया मुस्कुरा देती है, फिर कहती है, हैप्पी दीपावली प्रेम जी। प्रेम, दीपावली की बधाई देने के लिए ही तो मैंने कॉल किया था और बातों बातों में भूल गया। आपको भी हैप्पी दीपावली। दिया, कोई बात नहीं, होता है होता है। अच्छा गुड नाइट। प्रेम, गुड नाइट। दूसरे दिन सुबह आरती दीपक से कहती है, बहुत दिन हो गए मैं मायके नहीं गई हूँ, सभी को देखने का मिलने का बहुत मन कर रहा है। दीपक, कल भाई दूज है, चली जाना, मिलकर आ जाना। आरती, ठीक है। दूसरे दिन ऑफिस में रंजन और रिया एक दूसरे को दीपावली की बधाई देते हैं। उस दिन ऑफिस कुछ खाली ही रहा। अधिकतर स्टाफ छुट्टी में थे, तो रिया और रंजन खाली समय में दिन भर आपस में बातें करते रहे। शाम को दोनों ऑफिस से जल्दी निकल गए। रास्ते में रंजन ने कहा, चलो कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीते हैं। रिया, ठीक है चलिए। कॉफ़ी हाउस में आज बहुत भीड़ थी। अंदर जाकर दोनों एक कोने में खाली जगह में बैठ जाते हैं और रंजन 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है। फिर दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी रंजन की नज़र एक टेबल में बैठे रिया के भैया विवेक पर पड़ी। रंजन, रिया जी, आपके भैया भी इसी कॉफ़ी हाउस में हैं। रिया, क्या कहा? चलो जल्दी चलो, कहीं वो हम दोनों को देख ना ले। रंजन, अरे वो बहुत दूर उस कोने में हैं, हमको वो नहीं देख पाएंगे। रिया, नहीं, भैया की नज़र बहुत तेज है। रंजन, बैठो ना, कुछ नहीं होगा। रिया और रंजन की कॉफ़ी आ जाती है, दोनों पीने लगते हैं। इधर विवेक के साथ रजनी बैठी हुई थी, जिसे रिया और रंजन ने नहीं देखा था। रजनी, यहाँ क्यों बुलाया आपने मुझे? विवेक, तुमसे कुछ बात करनी थी। रजनी, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। विवेक, अभी तक नाराज हो? रजनी, ये आप पूछ रहे हो इतने सालों के बाद? विवेक, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। वो समय ही ऐसा आ गया था कि मैं चाहकर भी अपनी आगे पढ़ाई जारी नहीं रख सकता था, तुमसे मिल भी नहीं सकता था। रजनी, ऐसा क्या हो गया था? विवेक, मैंने उस समय अपनी माँ के जाने के बाद
अपने आप को रिजर्व कर लिया था। अपनी छोटी बहन को संभालना, उसके माता पिता बनकर उसकी परवरिश करने की कोशिश में मैंने अपना वर्तमान खो दिया। परिवार में कोई साथ नहीं था। हम दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा थे। रजनी, मुझे इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। विवेक, मैंने लगभग सभी से मिलना जुलना छोड़ दिया था। पढ़ाई भी अधूरी ही रह गई। अपने और अपनी बहन की परवरिश के लिए मैंने जॉब कर ली। फिर अपने फाइनल ईयर की परीक्षा मैंने प्राइवेट में दी। उसके बाद मुझे दूसरी जॉब मिल गई। फिर मैंने अपनी छोटी बहन की पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। रजनी, आपने अभी तक शादी नहीं की। विवेक, शादी कर लेता तो बहन की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाकर और उसकी शादी के बाद ही अपनी शादी का फैसला लिया था मैंने। रजनी, अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं आप। विवेक, बहुत ज़्यादा, जान से भी ज़्यादा। रजनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। विवेक, तुमने भी अभी तक शादी क्यों नहीं की। रजनी, मेरी भी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां थीं, वही पूरा कर रही थी। भाई छोटा था, माँ अकेली थी, तो भाई को बड़ा करना, पढ़ा लिखा कर अपने पैरों में खड़ा करवाना था। और शायद मेरी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है भगवान ने। विवेक, ऐसा क्यों सोचती हो। भगवान ने कुछ अलग ही सोच कर रखा होगा तुम्हारे लिए। विवेक की बातें सुनकर रजनी मुस्कुरा देती है। तब विवेक कहता है, तुम्हारी मुस्कान आज भी वैसी ही है। मुस्कुराते हुए तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। रजनी शर्माकर नजरें नीचे झुका लेती है। फिर दोनों कॉफी हाउस से बाहर निकल आते हैं। उन दोनों को साथ में निकलते देखकर रंजन और रिया शॉक्ड हो जाते हैं। उन दोनों ने रंजन और रिया को नहीं देखा था। उन दोनों के जाने के बाद रंजन, तुम्हारे भैया और मेरी दीदी साथ में। रिया, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा, कहकर मुस्कुरा देती है। तब रंजन कहता है, मैं दीदी से इस बारे में पूछ नहीं पाऊंगा। तुम अपने भैया से किसी तरह पूछ सकती हो क्या। रिया, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। फिर रिया और रंजन भी अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। घर पहुंचकर रंजन देखता है कि रजनी का मूड आज ठीक था। वह आज उदास जैसी नहीं थी। वह खुश नजर आ रही थी और गाना गुनगुनाते हुए अपना काम कर रही थी। तभी रंजन हिम्मत करके पूछता है, क्या बात है दीदी, आज बहुत खुश लग रही हो। रजनी, खुश तो मैं रोज ही रहती हूँ। रंजन, हाँ, मगर गुनगुनाते हुए आज बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। कोई पुराना दोस्त मिल गया है क्या। रजनी, हाँ, ऐसा ही समझो। रंजन, ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, उसकी वजह से खुश तो हो। इधर रिया के घर में घर पहुंचकर रिया देखती है उसके भैया नहीं पहुंचे थे। घर में ताला लगा हुआ था। रिया विवेक को कॉल करने ही वाली थी कि विवेक उसे आता हुआ दिखाई दिया। कहाँ थे भैया आप, मैं आपका वेट कर रही थी। विवेक, अरे एक दोस्त मिल गया था, उसके साथ समय लग गया। फिर दोनों अंदर जाते हैं। रिया हाथ मुंह धोकर किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। तब विवेक कहता है, अरे रिया, चाय मत बनाना, मैंने कॉफ़ी पी ली है। रिया, ठीक है भैया। फिर रात का खाना बनाते हुए रिया विवेक से कह रही थी, रिया भैया, रोज रोज खाना बनाकर मैं बोर हो गई हूँ। रोज सवेरे शाम मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। विवेक, जब तक तू है तब तक तो बनाकर खिला दे मेरी बहना, उसके बाद तो। रिया, उसके बाद क्या भैया। विवेक, उसके बाद तो मुझे ही बनाना है। रिया, आप क्यों बनाओगे, भाभी नहीं बनाएंगी क्या खाना। विवेक, भाभी, किसकी भाभी। रिया, मेरी भाभी। विवेक चुप था। तभी फिर रिया कहती है, रिया भैया, आप शादी कर लो ना। विवेक, करूँगा ना, तेरी शादी के बाद कर लूँगा। रिया, मेरे जाने के बाद लड़की कौन ढूंढेगा। विवेक, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रिया, मतलब। विवेक, मतलब कि मैं लड़की खुद ढूंढ लूँगा। रिया, नहीं, मैं ढूंढूंगी आपके लिए भाभी। विवेक, तुझे कैसे पता चलेगा मुझे कैसी लड़की चाहिए। रिया, मैं पता कर लूँगी। फिर कहती है, रंजन सर भी अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मैं भी आपके लिए लड़की ढूंढूंगी। विवेक, ठीक है बाबा, ढूंढ लेना। कुछ सोचकर रिया कहती है, भैया आप रंजन सर की दीदी से शादी कर लो, दोनों की तलाश खत्म हो जाएगी। विवेक रिया के मुंह से ये बात सुनकर अचानक से रुक जाता है। विवेक, क्या कहा तूने। रिया, आपको रंजन सर की दीदी कैसी लगी भैया। विवेक, आज तुझे हो क्या गया है रिया। रिया, कुछ भी नहीं भैया, बस आपको और रंजन सर की दीदी को आज एक साथ देखा तो मन में ये ख्याल आया, इसलिए कह दिया आपसे। विवेक, रजनी और मैं कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, उस समय से मैं उसे जानता हूँ। सालों बाद उस दिन मार्केट में उससे मुलाकात हुई। रिया,
आप उसे पसंद करते हो ना भैया? विवेक रिया की बातों का कोई जवाब नहीं देता है, चुपचाप मुस्कुरा देता है। रिया, मुझे जवाब मिल गया भैया। मैं कल ही रंजन सर से इस बारे में बात करूंगी। दूसरे दिन ऑफिस में रंजन, क्या हुआ रिया? तुम बहुत खुश लग रही हो। रिया, खुश होने वाली बात ही है, तुम भी सुनोगे तो खुशी से उछल पड़ोगे। रंजन, बताओ भी। रिया, भैया ने एक लड़की पसंद कर ली है, शादी के लिए मान गए हैं। रंजन, कौन है वो लड़की? रिया, तुम्हारी दीदी। रंजन, क्या कहा? मेरी दीदी? रिया, हाँ, मेरे भैया और आपकी दीदी क्लासमेट रह चुके हैं, पहले से एक दूसरे को जानते हैं। रंजन, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। रिया, लेकिन एक बुरी खबर भी है। रंजन, क्या हुआ? रिया, भैया ने मेरे लिए भी लड़का ढूंढ लिया है। रंजन, क्या कहा तुमने? रिया, बिल्कुल सही सुना तुमने। रंजन, तुमने बताया नहीं मेरे बारे में उनको? रिया, क्या बताती? आप और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं। रंजन, और कुछ? रिया, और कुछ क्या? और कुछ? रंजन परेशान हो जाता है और कहता है, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, लेकिन मेरा क्या होगा? रिया दूसरी तरफ मुंह घुमाकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम भी अपने लिए लड़की ढूंढ लो। रंजन मायूस हो जाता है। दोनों अपना लंच खत्म करके अपने केबिन में चले जाते हैं। रंजन का मूड ऑफ हो गया था, उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। इधर दीपक के घर में आज भाई दूज का त्योहार था। दीक्षा अपने भैया दीपक को सिंदूर और अक्षत का टीका लगाकर मुंह मीठा कराती है और आरती उतारती है। और इधर आरती आज भाई दूज के लिए अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। रमा जी समधी के घर जाने के लिए मिठाइयाँ रख रही थी और आरती से कह रही थी, बेटा जा रही है तो एक दो दिन रुक जाना। आरती, हाँ मम्मी। फिर दीपक आरती को छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में दीपक पूछता है, कब आओगी वापस? आरती, परसों। दीपक, कल आ जाना, परसों वापस शहर जाना है। आरती, कुछ दिन रुकना चाह रही थी मैं। दीपक कुछ नहीं कहता, चुपचाप रहता है। आरती को पहुंचाकर वापस आने लगता है। तब आरती कहती है, यहाँ तक आए हो तो एक बार सबसे मिल लीजिए। दीपक अंदर चला जाता है। आरती और दीपक को साथ में घर आया देखकर आरती के माँ पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं। दिया दौड़ कर आकर अपनी दीदी आरती के गले से लग जाती है। विनय वहीं पास में खड़ा था। आरती उसे गले से लगाकर प्यार करती है। दीपक वापस जाने के लिए मुड़ता है तो आरती के पिताजी उसे रोक कर कहते हैं, रुक जाओ बेटा, अभी तो आए हो, खाना खाकर चले जाना। दीपक, मैं खाना खाकर निकला था बाबूजी। अशोक जी, थोड़ी देर बैठो तो सही, मुंह मीठा करो। फिर दिया से अपने जीजा जी को मिठाई खिलाने के लिए कहते हैं। दिया, अभी लाई पापा। थोड़ी देर बैठकर दीपक उन लोगों के साथ बातचीत करता है, फिर वापस आने के लिए निकल जाता है। बाहर निकलकर देखता है आरती उसे सी ऑफ करने नहीं आई थी। दीपक को अच्छा नहीं लगता, वह वापस चला जाता है। आरती के आने से उसके घर वाले बहुत खुश थे। निर्मला जी भी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश थीं। निर्मला जी, घर में सब कैसे हैं बेटा? आरती, मम्मी जी की तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं दिवाली के 10 दिन पहले ही यहाँ आकर रुक गई थी। निर्मला जी, अब कैसी है तबीयत उनकी? आरती, अभी ठीक है। फिर आरती अपने भाई विनय को भाई दूज का टीका लगाने के लिए बिठाती है। उसकी आरती उतार कर मिठाई खिलाती है। फिर दिया और आरती अपने रूम में जाकर बातें करने लगती हैं। आरती दिया से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है। दिया किचन में चाय बनाने गई थी, तब दिया के मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आता है। आरती देखती है, नहीं उठाती है। थोड़ी देर बाद फिर उसी नंबर से कॉल आता है। इस बार आरती उठा लेती है। आरती, हेलो, कौन? उधर से आवाज आती है, मैं बोल रहा हूँ। फोन पर प्रेम था, लेकिन उसने आरती की आवाज़ नहीं पहचानी थी। दिया ने प्रेम का नंबर अपने मोबाइल में सेव नहीं किया था। आरती, मैं कौन? उधर से आवाज़ आती है, क्यों परेशान कर रही हो यार? आरती, मैंने सच में नहीं पहचाना, बताइए आप कौन हो? प्रेम को आवाज़ में थोड़ा संदेह हो जाता है और वह कॉल कट कर देता है। आरती को वह नंबर जाना पहचाना लगता है। वह उस नंबर को अपने मोबाइल में चेक करती है तो वो नंबर प्रेम का निकलता है। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तब तक दिया चाय बनाकर ला चुकी थी। आरती को यूं मुस्कुराते हुए देखकर पूछती है, क्या बात है दी, अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो? आरती, बात ही कुछ ऐसी है। फिर कहती है, तुम्हारे फ़ोन पर कॉल आ रहा था किसी का। दिया नंबर देखती है और पहचान जाती है और मुस्कुराने लगती है।
आरती उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर पूछती है, ये सब कब से चल रहा है? दिया, क्या दीदी? आरती, इस अनजान नंबर वाले से तुम्हारी बातचीत। दिया, मैं नहीं जानती कौन है ये। आरती, लेकिन मैं जान गई हूँ, मेरी बात हुई अभी उससे, तेरे ही फोन से। दिया, क्या? आरती, हाँ, उसने मुझे दिया समझकर बात की अभी। दिया, दीदी प्लीज डांटना मत मुझे, और अभी किसी को भी मत बताना। आरती, बता क्या बात है? दिया, प्रेम ने तुम्हारी ननद दीक्षा से मेरा नंबर लिया था और अभी कुछ दिन ही हुए हैं, कभी कभी बात करते हैं मुझसे। आरती, तुम्हें कैसा लगता है प्रेम? दिया शर्मा कर सर झुका लेती है। आरती, तुझे पसंद है ना प्रेम? दिया नजरें झुकाए हुए ही हाँ कहती है। तब आरती कहती है, तुम्हारे जीजा जी से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। दिया शर्मा कर आरती के गले से लग जाती है। रात में चुपके से दिया प्रेम को कॉल लगाती है और कहती है, आज तुमने मेरे नंबर पर किससे बात की दोपहर? प्रेम, मैं तुम्हें ही समझकर बात कर रहा था, बाद में अचानक लगा कोई और है करके। दिया, दीदी आई हुई हैं, उसी ने कॉल रिसीव किया था। प्रेम, क्या? दिया, दीदी को हमारे बारे में पता चल गया है। प्रेम, ओह नो, अब क्या होगा? दिया, देखो अब क्या होता है। फिर गुड नाइट कहकर कॉल रख देती है। इधर रात में दीपक को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था, आरती अपने मायके जाकर वहीं की हो गई थी, अपने परिवार में इतनी खो गई कि उसे वापस आते समय बाहर तक छोड़ने भी नहीं आई, और तो और अभी तक उसने एक बार भी कॉल नहीं किया था। फिर वह सोचता है, मैंने ही तो ऐसा कोई हक नहीं दिया है उसे कि वो मेरी परवाह करे, मेरे बारे में सोचे। फिर एक पल उसका दिल कहता है, साथ में रहते हैं तो इतना तो उसका हक है ही कि मेरी चिंता करे, मेरे लिए सोचे। इसी उधेड़-बुन में दीपक बैठा था, तभी उसके पास रंजन का कॉल आता है। वह उठा लेता है। हेलो, इतनी रात में फ़ोन कर रहे हो, सब कुशल मंगल तो है ना? रंजन, हाँ यार सब ठीक है, बस एक प्रॉब्लम आ गई है। दीपक, क्या हुआ बताएगा अभी? रंजन, वो रिया है ना? दीपक, क्या हुआ रिया को? रंजन, अरे उसे कुछ नहीं हुआ है, वो आज ऑफिस में मिली थी, कह रही थी कि उसके भैया ने उसके लिए लड़का ढूंढ लिया है। दीपक, अरे ये तो बुरा हुआ। रंजन, मैं उसे चाहने लगा हूँ यार, और उसके भैया उसकी शादी कहीं और कर देंगे तो मेरा क्या होगा? दीपक, तूने उससे कभी कहा कि तू उसे पसंद करता है? रंजन, नहीं। दीपक, अरे यार, यहीं पर तो तुझसे गलती हो गई। रंजन, अभी ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं हमको मिले हुए, फिर इतनी जल्दी मैं कैसे कह देता उसे? दीपक, हाँ ये भी सही है, ठीक है, ज़्यादा परेशान मत हो, मैं कल उससे बात करता हूँ, पूछता हूँ इस बारे में। रंजन, ठीक है, गुड नाइट। दीपक, गुड नाइट। दीपक फ़ोन रखता है, तभी उसके मोबाइल पर आरती का कॉल आता है। आरती, मैं कब से फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, फ़ोन बिजी बता रहा था आपका। दीपक, हाँ मैं वो रंजन से बात कर रहा था। आरती, अच्छा आपने खाना खा लिया? दीपक, हाँ अब सोने वाला हूँ। आरती, आपसे उस समय मिल नहीं पाई, आपको बुरा तो नहीं लगा? दीपक, लगा, लेकिन ऐसा अक्सर हो जाता है, ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। आरती, सॉरी, मैं कल शाम तक वापस आ जाऊंगी। परसों कितने समय शहर जाने का सोचा है आपने? दीपक, परसों सुबह की बस से जाऊंगा, लेकिन तुम तो अभी रुकने वाली थी वहां पर कुछ दिन। आरती, हाँ सोचा तो था, फिर सोचा 5 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर यहीं आकर तो रहना है, इसलिए जल्दी आ रही हूँ। दीपक के पास आरती की इस बात का कोई जवाब नहीं था। आरती, ठीक है, गुड नाइट कहकर फ़ोन रख देती है। दीपक, गुड नाइट। फ़ोन रखने के बाद दीपक सोचता है, आरती वैसी नहीं है जैसा मैंने थोड़ी देर पहले सोचा था। वह दिल की बहुत अच्छी है, सबका ख्याल रखती है। मैंने उसको गलत समझा, गलत क्या समझा, मैं उसे अभी तक समझ ही नहीं पाया हूँ। फिर मन में कहता है, आरती तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे बिना मेरा वक्त नहीं गुजर रहा है यार, मेरा झुकाव तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। आई मिस यू यार, आई मिस यू। दूसरे दिन सुबह ऑफिस में रिया रंजन से कहती है, रिया, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों मुंह लटकाए हुए हो? रंजन, कुछ नहीं। रिया मुस्कुराते हुए, ऐसे कैसे कुछ नहीं, कुछ तो बात है, बताओ ना। रंजन, मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। रिया, ठीक है, भैया शादी के लिए मान गए हैं,
तुमने अपनी दीदी से बात की इस बारे में? रंजन, नहीं की है, आज समय देखकर पूछता हूँ। रिया मुस्कुराते हुए, पूछना नहीं है, अब सिर्फ बताना है। रंजन, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे भैया से एक बार मिलना चाहता हूँ। रिया, क्यों? रंजन, मेरी बहन का रिश्ता जिससे हो रहा है उससे मैं मिलकर बात भी नहीं कर सकता क्या? रिया, कर सकते हो और मिलना भी चाहिए, लेकिन आज ये तुम्हारा मूड उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? रंजन, तुम्हें इससे क्या? मैं दीदी से बात करके तुम्हारे भैया से मिलने का समय फिक्स करता हूँ। रिया, ठीक है। फिर रंजन उठकर वहाँ से चला जाता है। रिया मन में कहती है, शायद कल की बात का बुरा मान गए हैं। रंजन, बात दिल पे लग गई है। शाम को रंजन ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, रंजन, माँ, रजनी दीदी के लिए एक लड़का मैंने देख लिया है, तुम कहो तो मैं आगे बात चलाऊं? माँ, कौन है, कहाँ का है बेटा लड़का, और क्या करता है? माँ एक ही सांस में पूरा सवाल पूछ गई। रंजन, यहीं इसी शहर का है माँ, वो लोग दो भाई बहन हैं बस, और कोई नहीं है। लड़का बड़ा है, नौकरी करता है, उसकी एक छोटी बहन भी है। माँ, ठीक है बेटा, लेकिन रजनी से एक बार पूछ लेना। रंजन, हाँ माँ। रजनी वहीं खड़ी होकर बात सुन रही थी। तब रंजन कहता है, दीदी घर में कोई बड़ा नहीं है जो इस तरह की फॉर्मेलिटी करे, इसलिए मैं ही पूछ रहा हूँ आपसे, आपको विवेक पसंद है क्या? रजनी अपनी नज़रें झुका लेती है, कोई जवाब नहीं देती। तब रंजन कहता है, मुझे मेरा जवाब मिल गया दीदी, बताइए किस दिन मिलना तय करें? रजनी, तुम देख लो रंजन। रंजन, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं विवेक सर से एक बार मिलकर बात करूँगा, फिर मिलने बुलाऊंगा। माँ, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर बेटा। रात में रजनी सो रही थी, तब उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वह उठा लेती है। उधर से आवाज़ आती है, हेलो। रजनी, हेलो, आप कौन, किससे बात करनी है? उधर से आवाज़ आती है, आपसे बात करनी है। रजनी, आप कौन बोल रहे हो? उधर से, मैं विवेक बोल रहा हूँ। रजनी, इतनी रात में कॉल क्यों किया आपने? विवेक, बस ऐसे ही। रजनी, मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? विवेक, रिया से लिया। रजनी, अच्छा। विवेक, उस दिन कॉफ़ी हाउस में हम दोनों को रिया ने एक साथ देख लिया था, तब से उसने मुझसे सब कुछ सच उगलवा लिया है और आपसे शादी करने के लिए जोर डाल रही है। रजनी, आज रंजन ने भी मुझसे इस बारे में बात की। विवेक, तो मैं इस बारे में आपकी राय जानना चाहता था। रजनी, अभी फ़ोन पर मैं क्या कहूँ आपसे, कल कहीं मिलते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। विवेक, ठीक है, कल फिर वहीं कॉफ़ी हाउस में ही मिलते हैं। रजनी, ठीक है, गुड नाइट। विवेक, गुड नाइट। दूसरे दिन सुबह दीपक का घर सुबह के 9 बज रहे थे। आज दीपक सोकर नहीं उठा था। रमा जी बार बार ऊपर दीपक के रूम के दरवाजे को देख रही थीं। रमा, आज दीपक अभी तक नहीं उठा है। किशोर जी, उठ जाएगा, परेशान क्यों होती हो, रात में देर से सोया होगा। रमा, आरती रहती है तो दीपक की चिंता नहीं रहती। किशोर जी, वो तो है। रमा, आरती के आ जाने से ये घर कितना बदल गया है। दीपक भी बहुत बदल गया है। किशोर जी, आरती बहू ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया है। रमा, हाँ, अब बस भगवान से यही विनती है कि अब जल्दी से आरती की गोद भर जाए और हमारे खेलने के लिए एक खिलौना आ जाए। तब तक दीपक उठकर नीचे आ रहा था और उसने माँ और बाबूजी की बात सुन ली थी। दीपक को आता देखकर किशोर जी कहते हैं, अरे बेटा, आज उठने में देर कर दी तुमने। दीपक, हाँ बाबूजी, रात में मैच देख रहा था तो देर से सोया था। रमा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। रमा चाय लेने किचन में जाती है। तब दीपक कहता है, कल सुबह की बस से हम लोग चले जाएंगे बाबूजी। रमा, बहू तो शायद रुकेगी अभी अपने मायके में। दीपक, आज शाम तक आ जाएगी आरती। किशोर जी, ठीक है। रमा, बहू को कहीं घुमाने फिराने नहीं ले जाते हो क्या बेटा? दीपक, किसने कहा आपसे? किशोर जी, किसी ने नहीं कहा है, बस तुम्हारी माँ यूं ही पूछ रही हैं। फिर किशोर जी दीपक से कहते हैं, बेटा, अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए दोनों पति पत्नी का साथ में समय बिताना जरूरी है। इससे रिश्ता मजबूत होता है और एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलता है। साथ ही एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखना भी जरूरी है। दीपक, जी बाबूजी। तभी दीपक के मोबाइल पर प्रेम का कॉल आता है। वह कॉल रिसीव करने बाहर चला जाता है। प्रेम, हेलो भैया। दीपक, हेलो, आज बहुत दिन के बाद याद आई तुझे अपने भैया की। प्रेम, हाँ भैया। दीपक, घर में सब ठीक तो है ना? प्रेम, हाँ भैया, सब ठीक हैं। दीपक, और तेरी शॉप कैसी चल रही है?
प्रेम, फर्स्ट क्लास भैया। दीपक, अब बता क्या बात है। प्रेम, आपको कैसे मालूम चला मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दीपक, बिना काम के तो तुम फ़ोन करोगे नहीं, कुछ ज़रूर कोई परेशानी होगी तभी कॉल किया होगा, बताओ क्या बात है। प्रेम, भैया वो। दीपक, अब बोलेगा भी। प्रेम, भैया वो बात ये है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। दीपक, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बताओ कौन है वो, कहाँ रहती है। प्रेम, आप उसे जानते हो भैया। दीपक, सीधे साफ साफ बताना, पहेलियां मत बुझा। प्रेम, मैंने एक बार आपसे कहा था ना कि मैंने एक लड़की देखी है, उसका पता नहीं मालूम है। दीपक, हाँ। प्रेम, उसका पता चल गया है। दीपक, अच्छा कौन है वो। प्रेम, आप उसे अच्छे से जानते हो। दीपक, मैं अच्छे से जानता हूँ, कौन हो सकती है। प्रेम, आपकी साली दिया है वो। दीपक, अच्छा, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले मेरे भाई, मेरी ही साली को पसंद कर लिया। प्रेम, क्या करूं, मेरा दिल उस पे आ गया है तो, और उसे मैंने आप लोगों की शादी से पहले ही देख रखा था, मैंने आपको बताया भी था ना भैया। दीपक, हाँ, क्या उसे मालूम है। प्रेम, हाँ। दीपक, क्या वो भी तुमको पसंद करती है। प्रेम, हाँ। दीपक, ठीक है, अब बात आगे बढ़ाते हैं हम। बड़े पिताजी और बड़ी माँ को इस बारे में पता है कुछ। प्रेम, नहीं, मैंने अभी तक नहीं बताया है। दीपक, ठीक है, मैं बात करूँगा। फिर दीपक अपने माँ पिताजी को प्रेम की बात को बताता है। वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। इधर दोपहर में विवेक और रजनी कॉफ़ी हाउस में मिलते हैं और दूर एक कोने में टेबल बुक करते हैं। विवेक, तो क्या फैसला है आपका। रजनी, किस बारे में। विवेक, शादी के बारे में। रजनी, आप क्या चाहते हो। विवेक मुस्कुराकर, मैं तो वही चाहता हूँ जो तुम्हारे भाई और मेरी बहन चाहते हैं, और तुम क्या चाहती हो। रजनी, जब सब यही चाहते हैं तो मैं भी तैयार हूँ, कहकर मुस्कुरा देती है। विवेक उसके हाथों को थाम कर कहता है, थैंक यू सो मच यार। रजनी शर्मा जाती है, फिर कहती है, मुझे लगता है तुम्हारी बहन और मेरे भाई के बीच में भी कुछ है। विवेक, हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है, उन दोनों ने एक साथ उस दिन हम दोनों को साथ में यहीं पर कॉफ़ी पीते हुए देखा था, मतलब कि वो दोनों भी इसी जगह पर साथ थे उस दिन। रजनी, हाँ। विवेक, बात करनी पड़ेगी दोनों से, कहकर मुस्कुरा देता है। रजनी भी मुस्कुरा देती है। फिर कुछ देर वहीं पर दोनों साथ में बैठे रहे और अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। दूसरे दिन सुबह आज आरती अपने माँ के घर में थी तो थोड़ी देर से उठी। उसकी माँ ने उसे नहीं जगाया, ये सोचकर कि अपने घर में तो रोज ही जल्दी उठती होगी, आज सुकून से सोए। दोनों बहन एक साथ सोई हुई थीं। फिर थोड़ी देर बाद आरती उठती है और कहती है, बहुत देर हो गई माँ, आपने जगाया नहीं मुझे। निर्मला जी, घर में तो जल्दी ही उठती होगी बेटा, एक दिन आराम कर लो यहाँ पर, ऐसा सोचकर नहीं जगाई तुमको। आरती, हाँ माँ, इस दिया की बच्ची ने देर रात तक मुझे जगाया था, इसलिए जल्दी आंख नहीं खुली। दिया, इतने दिनों के बाद आई हैं दीदी और ज़्यादा समय रुकेंगे भी नहीं, तो दीदी के साथ अपने समय को यादगार बना रही थी। निर्मला जी, अच्छा अच्छा, उठो भी, और क्या नाश्ता बनाना है बताओ। दिया, आज मैं नाश्ता बनाऊंगी माँ, दीदी की पसंद का। निर्मला, हाँ जाओ, जो बनाना हो बना लो। दिया उठकर नाश्ता बनाने किचन की तरफ चल देती है। आरती और उसकी माँ बातें कर रही थीं। फिर निर्मला जी कहती हैं, तुम्हें तो अच्छा घर परिवार मिल गया बेटा, एक चिंता दूर हुई, लेकिन दिया को पता नहीं कैसा परिवार मिलेगा, उसकी चिंता लगी रहती है। आरती, दिया को भी अच्छा घर परिवार मिलेगा माँ, देखना तुम। निर्मला जी, भगवान करे सब अच्छा हो, मेरी बेटियों को भगवान बहुत खुश रखे। अपनी माँ की बातें सुनकर आरती अपनी माँ के गले से लग जाती है। फिर आरती उठकर नहाने के लिए चली जाती है। आज शाम तक उसको अपने घर वापस होना था, दीपक का घर। दोपहर में 4 बजे के आसपास आरती वापस अपने घर आ जाती है। आरती के पिताजी उसे पहुंचाने आए थे। आरती के पिताजी को देखकर किशोर जी बहुत खुश होकर उनका स्वागत करते हैं और दोनों समधी गले से लग जाते हैं और एक दूसरे को दीपावली की बधाई देते हैं और घर परिवार का हाल चाल पूछते हैं। फिर रमा जी किशोर जी के लिए चाय नाश्ते के इंतजाम करती हैं। फिर कुछ देर बैठकर सभी बातें करते हैं। उसके बाद अशोक जी वापस अपने घर चले जाते हैं। रात में आरती जब रूम में सोने के लिए आती है तब दीपक उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठने को कहता है। तब आरती कहती है, क्या बात है। दीपक,
तुमसे कुछ बात करनी थी। आरती, कहिए। दीपक कुछ खोया हुआ सा आरती को बहुत देर तक अपलक देखता रहता है। उसकी नज़रें आरती के ऊपर से हटी नहीं रही थीं। तब आरती थोड़ी असहज महसूस करती है और दीपक से कहती है, कहिए ना, क्या कहना था आपको। दीपक, हाँ हाँ वो। फिर अपने आप को संयत करके कहता है, वो आज प्रेम का फ़ोन आया था। आरती, क्या कह रहे थे। दीपक, उसने एक लड़की पसंद कर ली है और वो लड़की तुम्हारी बहन दिया है। वह तुम्हारी बहन दिया से शादी करना चाहता है। आरती, हाँ मुझे भी ये बात कल शाम को पता चली। दिया भी उसे पसंद करती है। दीपक, तो तुम बताओ क्या करना है आगे। आरती, प्रेम की क्या इच्छा है। दीपक, वह दिया को पसंद करता है, शादी करना चाहता है, लेकिन अपने घर में बताया नहीं है अब तक। आरती, मैं अपने माँ पिताजी से बात कर लूँगी। आप पहले बड़े माँ और पिताजी से इस रिश्ते के बारे में बात कर लीजिए। उसके बाद ही आगे क्या करना है वो लोग बताएंगे। दीपक, ठीक है। रात में रिया का घर। रिया रंजन को कॉल लगाती है, वह कॉल नहीं उठाता है। वह थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करती है। इस बार रंजन कॉल रिसीव कर लेता है। रिया, हेलो। रंजन, हेलो। रिया, नाराज हो क्या आप मुझसे। रंजन, नहीं, मैं अपने आप से नाराज हूँ। रिया, आज ऑफिस में भी नहीं मिले मुझसे, क्यों। रंजन, तुम्हारी शादी किसी और से होने वाली है, अब हमारा ऐसे मिलना ठीक नहीं है। रिया, क्यों नहीं मिल सकते। रंजन, मैंने बताया ना, और मैं आजकल थोड़ा बिजी भी चल रहा हूँ। और हाँ, अब तुम्हारे भैया का मोबाइल नंबर दे दो मुझको, उनसे कुछ बात करनी है। रिया नंबर दे देती है और गुड नाइट कहकर फ़ोन रख देती है। दूसरे दिन सुबह आरती बहुत जल्दी उठ जाती है और जाने की तैयारी करती है। सबके लिए नाश्ता और दीपक के लिए दोपहर का टिफ़िन बनाकर रख लेती है। तब तक दीपक भी उठकर तैयार हो गया था। आरती ने अपने सास ससुर के पैर छूकर उनसे विदा मांगी। जाते समय रमा जी की आंखें भी नम थीं। दीक्षा तो जैसे छोड़ ही नहीं रही थी अपनी भाभी को। फिर दोनों बस स्टैंड की ओर चल पड़े। बस सुबह 7:30 की थी, जो शहर 10:30 बजे पहुंचा देती थी। शहर पहुंचने के बाद दीपक ऑफिस चला गया और आरती घर की साफ सफाई में जुट गई। दीपक अकेले खाना बनाकर खाता था तो घर को कितना फैलाकर रख दिया था। ऑफिस पहुंचकर दीपक सीधे रंजन के पास जाता है। रंजन ऑफिस पहुंच चुका था। दीपक को देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। फिर दीपक उससे पूछता है, तूने रिया से बात की। रंजन, किस बारे में। दीपक, अपने बारे में। मतलब तूने उसे बताया कि नहीं कि तू उसे पसंद करता है। तभी सामने से रिया आ रही थी। रिया को देखकर रंजन चुप हो जाता है। रिया दीपक को देखकर कहती है, कब आना हुआ सर। आपकी दिवाली कैसी रही। दीपक, अच्छी रही। तुम्हारी कैसी रही। रिया, बहुत अच्छी रही सर। रंजन धीरे से बुदबुदाते हुए, अच्छी तो रहेगी ही ना, तुमको कोई मिल जो गया है। रिया, सर आपने कुछ कहा मुझसे। दीपक, नहीं तो। दीपक और रिया की बातचीत के बीच में रंजन ने रिया से एक भी बार बात नहीं की। दीपक, ठीक है फिर लंच टाइम में मिलते हैं। रिया, ओके सर कहकर रिया चली जाती है। दीपक, अब बता। रंजन, उसकी शादी तय कर दी है उसके भैया ने, उसने मुझसे कहा उस दिन। दीपक, ठीक है मैं उससे बात करूंगा इस बारे में। रंजन, अरे यार, बातों बातों में तुझे एक खुशखबरी देना मैं भूल गया। दीपक, क्या बात है बता जल्दी। रंजन, रजनी दीदी के लिए लड़का मिल गया है। दीपक, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। कौन है, कहाँ का है लड़का। रंजन, रिया के भैया हैं। दीपक, अरे वाह, मेरी नहीं रहने के भीतर ही सब कुछ हो गया। रंजन, हफ्ते भर के भीतर ही अचानक सब कुछ हो गया। फिर रंजन दीपक को सारी बात बता देता है। रंजन, रिया के भैया से मिलने जाना है, मैं तेरे आने का ही रास्ता देख रहा था। दीपक, ठीक है कब जाना है बता देना। रंजन, रिया से उसके भैया का फ़ोन नंबर लिया हूँ, उनसे बात करके बाहर कहीं मिलने का टाइम फिक्स करता हूँ, फिर उसके बाद घर बुलाऊंगा, ठीक है। दीपक, ठीक है। फिर दोनों अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद रिया दीपक के केबिन में फाइल लेकर दीपक को देने आती है और वापस जा रही थी। तब दीपक उसको रोकता है। दीपक, मिस रिया बैठी है। रिया, जी सर। दीपक, बहुत बहुत बधाई हो आपको। रिया, किस लिए सर। दीपक, आपके भैया की शादी हो रही है इसलिए। रिया, हाँ थैंक यू सर। दीपक, लेकिन रिया, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे भैया शादी करेंगे, तो तुम्हारे लिए लड़का देख लिया क्या तुम्हारे भैया ने। रिया, नहीं सर। दीपक, अच्छा तो ढूंढ रहे होंगे।
रिया, ढूंढ रहे होंगे, लेकिन उन्हें जल्दी से कोई पसंद नहीं आता है। दीपक मुस्कुराते हुए, आपको भी जल्दी से कोई पसंद नहीं आता क्या? और रिया हंसते हुए, ऐसी बात नहीं है सर। दीपक, रंजन के बारे में तुम्हारी राय क्या है? रिया, किस बारे में? दीपक, अरे भाई, वो भी तो अभी कुंवारा है, और आप लोगों का उसकी बहन के साथ रिश्ता भी तो जुड़ रहा है ना। रिया शर्मा जाती है और कहती है, वो तो रंजन सर मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके मन में मेरे लिए कैसी फीलिंग है ये भी तो मुझे नहीं मालूम। फिर धीरे से कहती है, उन्होंने कभी कुछ कहा भी तो नहीं। दीपक, अच्छा, तो ये आपने अपने रिश्ता तय होने की अफवाह फैलाई है? रिया मुस्कुराते हुए, जी सर। दीपक, तभी रंजन आजकल बहुत परेशान सा है। ठीक है, आप जाइए, मैं कुछ सोचता हूँ। शाम को ऑफिस से घर आने के बाद दीपक देखता है घर पूरी तरह व्यवस्थित दिख रहा था। तभी आरती गुस्से से कहती है, कितना फैला कर रखा था अपने घर को, पूरा दिन लग गया मुझे समेटने में। दीपक, खाना बनाना नहीं आता था तो क्या करता, जैसे तैसे बनाकर खा रहा था। आरती, टिफिन बंधवा लेना था। दीपक, कुछ दिन की बात है, कहकर बना रहा था, इसी बहाने सीख भी रहा था। आरती मुस्कुराते हुए, ठीक है, मैं आपको खाना बनाना सिखा दूंगी, इमरजेंसी में कभी काम आएगा आपके। दीपक, ठीक है, सिखा देना, आज से ही ट्रेनिंग शुरू करते हैं। फिर आरती दीपक को चाय बनाकर देती है। उसके बाद दोनों मिलकर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। इधर रंजन के घर में रंजन विवेक को फोन लगाता है। विवेक, हेलो रंजन, नमस्ते सर, मैं रजनी का भाई रंजन बोल रहा हूँ। विवेक, हाँ नमस्ते, कहिए कैसे फ़ोन किया आपने? रंजन, जी मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, रजनी दीदी और आपके बारे में बात करने के लिए। विवेक, ठीक है, मुझे भी इस सिलसिले में आपसे मिलना ही था। रंजन, तो कब मिल सकते हैं आप? विवेक, 2 दिन बाद संडे है, उसी दिन मिलते हैं। रंजन, ठीक है। दूसरे दिन ऑफिस आते समय रिया बस स्टॉप पर खड़ी थी। आज उसके भैया के साथ नहीं जा रही थी। असल में वह आज रंजन के साथ लिफ्ट लेकर जाना चाहती थी, इसलिए अपने भैया के साथ नहीं जा रही थी। उसने दूर से देखा रंजन आ रहा था, लेकिन रंजन ने उसकी तरफ देखकर भी अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे दीपक जा रहा था। उसने रिया को देखकर अपनी बाइक रोक दी और रिया से पूछा, आज आप यहाँ कैसे? रिया, वो आज भैया को कुछ काम था तो वो लेट हो जाएंगे, इसलिए मैं बस का वेट कर रही हूँ। दीपक, चलिए मेरे साथ। रिया, हाँ कहकर दीपक के पीछे बाइक पे बैठ जाती है। ऑफिस पहुंचकर दोनों अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। कुछ देर बाद रंजन दीपक के पास आता है और कहता है, रिया के भैया विवेक से बात हो गई है, आने वाले संडे को मिलने का समय तय हुआ है। दीपक, ठीक है, फिर चलते हैं उस दिन साथ में। फिर दीपक कहता है, तो रिया को क्यों इग्नोर कर रहा है? आज उसे तुमने रास्ते में लिफ्ट क्यों नहीं दिया उसको? रंजन, अरे उसकी शादी तय हो गई है, इसलिए उससे दूर रहना चाहता हूँ। दीपक, उसकी शादी वादी तय नहीं हुई है, उसने तुझे जलाने के लिए तुझसे ऐसा कहा है। रंजन, तुझसे किसने कहा? दीपक, खुद रिया ने मुझे कल बताया। रंजन, उसने ऐसा क्यों किया? मैं कितना अपसेट हूँ। दीपक, क्योंकि वो तुझे पसंद करने लगी है और तूने अभी तक उसको प्रपोज नहीं किया है। रंजन, ठीक है, उसको अभी ये मत बताना कि ये सब बातें मुझे पता चल गई हैं। मुझे बहुत परेशान किया है ना उसने, अब थोड़ा उसको भी परेशान होने दो। इतना कहकर रंजन दीपक के केबिन से बाहर निकल रहा था। तभी रिया अंदर आ रही थी। दोनों अचानक से टकरा जाते हैं। रंजन, देखकर नहीं चल सकती तुम? रिया, आप भी तो देखकर चल सकते थे। रंजन, ठीक है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। रिया अंदर दीपक के केबिन में जाकर दीपक को फाइल दे देती है और वहां से चली जाती है। संडे को तय समय में दीपक और रंजन दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। 5 मिनट के बाद विवेक भी वहां पहुंच जाता है। रंजन हाथ मिलाते हुए, हेलो सर, गुड इवनिंग। विवेक, गुड इवनिंग। फिर दीपक भी विवेक से हाथ मिलाता है। फिर तीनों बैठ जाते हैं। वेटर के आने पर रंजन तीनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है। विवेक, कहिए रंजन, क्या कहना है आपको? रंजन, मेरे घर में कोई बुजुर्ग नहीं है जो ये बात आपसे करे, इसलिए मेरे घर में मैं ही बड़ा भी हूँ और छोटा भी। विवेक, वो तो है। रंजन,
पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए दीदी ने अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब मुझे उनके बारे में सोचना है। मैंने दीदी से आपके बारे में बात की, अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं? विवेक, मेरे घर में भी हम दोनों भाई बहन के अलावा कोई नहीं है जो इस तरह की बातें करे, इसलिए मुझे ही कहना होगा। मैं भी इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। दीपक, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दीपक फिर कहता है, लेकिन आप तो रिया की शादी के बाद ही अपनी शादी करेंगे ना, तो रिया के लिए रिश्ता देख रहे हैं क्या? विवेक, अभी तक तो नहीं देखा है, लेकिन अब लगता है लड़का ढूंढना नहीं पड़ेगा। दीपक, आप रिया के लिए किस तरह का लड़का देख रहे हैं? विवेक, जिम्मेदार लड़का चाहिए मुझे। मेरी बहन अभी बिल्कुल नादान है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, इसलिए ऐसा लड़का जो उसे खुश रख सके। मुझे जिम्मेदार और सुलझा हुआ लड़का देखना है उसके लिए। रंजन, ठीक है, फिर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मैं आपसे सारी बातें मिलकर क्लियर करना चाहता था, इसलिए आपको मिलने के लिए बुलाया। विवेक, अब तो कोई डाउट नहीं है ना? रंजन, नहीं है, लेकिन अब आपको एक बार हमारे घर आकर रिश्ता पक्का करना होगा। मंगनी की रस्म करने के लिए आना पड़ेगा। विवेक, ठीक है, कब आना है, क्या लेकर आना है, ये आप लोग तय करके बता दीजिए, मुझे कुछ इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। रंजन, जी ठीक है, माँ और दीदी से पूछकर कॉल करूँगा आपको। फिर बहुत देर तक कॉफ़ी पीते हुए तीनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। विवेक रंजन को परख रहा था। विवेक की नज़र में रंजन एक जिम्मेदार भाई, लायक बेटा, खुश मिजाज और नेक इंसान नजर आया। विवेक ने भी रिया के लिए रंजन को पसंद कर लिया था, लेकिन उसने कहा नहीं था। फिर तीनों उठकर एक दूसरे से जाने की इजाज़त मांगने लगे। घर वापस आकर रंजन रजनी और उसकी माँ को सारी बात बताता है और कहता है, मुझे विवेक सर बहुत पसंद आए। दीदी और उनकी जोड़ी एकदम परफेक्ट है। मंगनी की रस्म के लिए उनको कब बुलाना है? दीदी आप भी बताओ, कब बुलाना ठीक रहेगा? माँ, अगले हफ्ते बुला ले बेटा, अब इसमें देर क्या करना? रंजन, ठीक है माँ। दूसरे दिन जब रजनी अपने ऑफिस में थी, तब उसके पास विवेक का कॉल आता है। रजनी देखकर बहुत खुश हो जाती है और कॉल उठा लेती है। रजनी, हेलो। विवेक, हेलो, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुमको? रजनी, नहीं, कहिए। विवेक, क्या कर रही थी तुम? रजनी, ऑफिस में हूँ। विवेक, कल रंजन से मेरी मुलाकात हुई, उसने तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात की। रजनी, हाँ, घर आकर रंजन बता रहा था सारी बात। विवेक, वो अपनी बहन के रिश्ते के लिए आया था, लेकिन मुझे भी वो अपनी बहन के लिए पसंद आ गया। रजनी, क्या कहा? विवेक, हाँ, तुम्हारा भाई रंजन मुझे बहुत सुलझा हुआ और जिम्मेदार लगा। मुझे ऐसे ही लड़के की तलाश थी अपनी बहन रिया के लिए। रजनी, मेरा भाई है ही ऐसा, लाखों में एक है मेरा भाई। विवेक, मैं अपनी मंगनी वाले दिन रिया और तुम्हारे भाई का भी रिश्ता तय करना चाहता हूँ। रजनी, लेकिन पहले ये पता चले कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते भी हैं या नहीं। विवेक, वो पता लगाना तुम्हारा काम है। रजनी, ठीक है, मैं पता करके आपको बताती हूँ। रजनी आज बहुत खुश थी, वह ऑफिस में बहुत खुश थी। शाम को जब घर पहुँचती है, तब उसको खुश देखकर उसकी माँ कहती है, ऐसे ही खुश रहा कर बेटी, तेरी खुशी देखकर मुझे भी अच्छा लगता है। कितने दिन बाद मेरे घर खुशी आई है। रजनी, हाँ माँ, अब तुम्हें दोहरी खुशी मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, मैं समझी नहीं बेटी। रजनी, कुछ दिन में पता चल जाएगा माँ। थोड़ी देर बाद रंजन घर पहुँचता है। वह थोड़ा उदास सा दिख रहा था। तब रजनी उससे पूछती है, क्या हुआ रंजन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? रंजन, कोई बात नहीं है दीदी। रजनी, अच्छा, मुझे दीपक का नंबर दोगे क्या? रंजन, ठीक है। रजनी, मुझे आरती से कुछ बातें करनी है, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं है। रंजन रजनी को दीपक का नंबर दे देता है। इधर दीपक के घर में दीपक ऑफिस से घर आता है, तब आरती उसे चाय देती है और वहीं पर बैठ जाती है। आरती, आज खुश दिखाई दे रहे हैं आप। दीपक, हाँ, वो रंजन की बहन रजनी दीदी है ना, उनकी शादी पक्की हो गई है। आरती, सच में, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने। दीपक, मैं कल ही तुम्हें बताने वाला था, लेकिन बात ध्यान से हट गया। थोड़ी देर बाद दीपक के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। दीपक रिसीव कर लेता है। दीपक, हेलो, उधर से आवाज़ आती है। हेलो, दीपक बोल रहे हैं क्या? दीपक, हाँ, आप कौन? रजनी, मैं रजनी बोल रही हूँ। दीपक, अच्छा दीदी आप,
मैं अभी आपके बारे में ही बात कर रहा था। रजनी, अच्छा। दीपक, कहिए दीदी, कैसे फ़ोन किया? रजनी, वो मुझे रंजन के बारे में तुमसे बात करनी थी। दीपक, जी कहिए। रजनी, रंजन और तुम दोनों पक्के दोस्त हो, इसलिए रंजन के बारे में काफ़ी कुछ जानते होगे, इसलिए तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। दीपक, जी दीदी, पूछिए क्या पूछना है। रजनी, रंजन और रिया के बीच कुछ है क्या? दीपक, मतलब मैं समझा नहीं दीदी। रजनी, रंजन और रिया एक दूसरे को पसंद करते हैं क्या? दीपक, हाँ दीदी, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन एक दूसरे को कभी कहा नहीं है। रजनी, अच्छा, तभी उस दिन दोनों को कॉफ़ी हाउस में साथ देखकर विवेक जी को थोड़ी शंका हुई थी, इसलिए मुझे सच पता लगाने को कहा है दोनों के बारे में। दीपक, कब की बात है? रजनी, दीपावली के बाद की बात है। रजनी, कल आप रंजन के साथ विवेक जी से मिलने गए थे ना? दीपक, हाँ दीदी। रजनी, तो विवेक जी ने रंजन को अपनी बहन रिया के लिए पसंद कर लिया है। दीपक, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने दीदी, मैं कल रंजन को सरप्राइज दूंगा। रजनी, अच्छा, आरती है क्या? मुझे उससे बात करनी है। दीपक, हाँ, कहकर आरती को फ़ोन दे देता है। आरती, हेलो दी, कैसी हो आप? रजनी, ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आरती, अच्छी हूँ दी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी, इन्होंने मुझे अभी कुछ देर पहले ही आपके बारे में बताया। रजनी, थैंक यू आरती, लेकिन सिर्फ शुभकामनाओं से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें घर आकर मेरी मदद करनी पड़ेगी। आरती, हाँ दी, मैं आऊँगी, आप जब बुलाओगी तब। रजनी, अच्छा, अब तुम्हारा मोबाइल नंबर देना, ज़रूरत होने पर बात करूँगी तुमसे। आरती, ठीक है दी। रजनी को आरती अपना नंबर देती है और फ़ोन रख देती है। रात में आरती दीपक से कहती है, अब सबकी शादी हो रही है तो प्रेम और दिया की भी बात आगे बढ़ानी चाहिए। दीपक, हाँ, मैं बाबूजी से बात करूँगा, वो बड़े पिताजी प्रेम के पिताजी से बात करेंगे। आरती, ठीक है। इधर दिया का घर, रात में प्रेम दिया को कॉल करता है। दिया, हेलो प्रेम, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। दिया, पूछिए। प्रेम, अभी फ़ोन पर नहीं पूछ सकता, तो मुझसे कहीं मिल सकती हो क्या? दिया, कहाँ मिलना है बताइए। प्रेम, कल मैं तुम्हारे कॉलेज आता हूँ, उधर ही कहीं मिलेंगे। दिया, ठीक है, गुड नाइट। प्रेम, गुड नाइट। दूसरे दिन कॉलेज छूटने पर बाहर दिया को प्रेम खड़ा मिलता है, फिर दोनों साथ में एक जगह बैठकर बातें करते हैं। दिया, कहिए क्या कह रहे थे? प्रेम, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। दिया, पूछिए। प्रेम, अब भाभी को हमारे बारे में पता चल गया है, मैंने भैया को भी बता दिया है, लेकिन तुमसे पूछना रह गया है। दिया, क्या? प्रेम, यही कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? दिया, कोई जवाब नहीं देती। प्रेम, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो भी आप कह सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रेम, तो कैसी बात है? तुम्हारी चुप्पी को मैं क्या समझूं? दिया शर्माकर अपना सर नीचे किए हुए कहती है, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, आप मुझे अच्छे लगते हो। प्रेम खुश होते हुए, ठीक है, तो मैं दीपक भैया को बोलता हूँ घर में बात आगे बढ़ाने के लिए। दिया, ठीक है। फिर दोनों साथ में वापस आते हैं। प्रेम दूर से दिया को उसके घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन ऑफिस में दीपक अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी रंजन दीपक के पास आता है और कहता है, चल यार, लंच टाइम हो गया। दीपक, हाँ चल, मैं भी आ ही रहा था। खाते समय आजकल रिया नहीं आ रही थी। रंजन रिया से थोड़ा नाराज चल रहा था। दीपक कहता है, आजकल रिया नहीं आती हमारे साथ लंच करने, क्यों? रंजन, मैं आजकल उसको भाव नहीं दे रहा हूँ और उसकी भी शादी होने वाली है, तो फिर क्यों उसके साथ ज़्यादा दोस्ती बढ़ाना? दीपक, अच्छा एक बात बता, तुम और रिया कुछ दिन पहले कॉफ़ी हाउस गए थे क्या? रंजन, हाँ, पर तुझे कैसे पता चला? दीपक, हाँ भाई, सच कह रहा हूँ, रजनी दीदी के मंगनी वाले दिन तुम दोनों के रिश्ते को भी मंजूरी देंगे। रंजन, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि रिया मुझसे इतने दिनों से झूठ कह रही थी कि उसका रिश्ता तय हो गया है। दीपक, हाँ, मैंने कल उससे पूछा था इस बारे में, उससे बात की थी तो कह रही थी तुमको जलाने के लिए उसने अफवाह उड़ाई थी। रंजन, अच्छा तो ठीक है, उसको अभी ये सच मत बताना, अब उसकी बाजी उसके ही ऊपर उल्टी पड़ेगी, अब आएगा मजा। दीपक, तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रंजन, अब तुम रिया से कहना कि उसके भैया ने सच में उसके लिए लड़का देख लिया है, मेरे बारे में मत कहना, उसने इतने दिन मुझे परेशान किया है इसलिए। दीपक, ठीक है।
फिर दीपक रंजन को बधाई देते हुए उसे अपने गले से लगा लेता है। दोपहर में रिया दीपक के केबिन में आती है। तब दीपक रिया से, बहुत बहुत बधाई हो मिस रिया, अब आपकी भी शादी होने वाली है। रिया, क्या? दीपक, हाँ, कल जब उनसे मिलने हम लोग गए थे तब विवेक सर बता रहे थे उन्होंने आपके लिए भी लड़का देख लिया है। रिया, लेकिन सर मैंने तो आपसे कहा था कि मैं रंजन सर को चाहती हूँ। दीपक, हाँ, लेकिन आपके भैया को कोई और पसंद आ गया है आपके लिए। रिया का चेहरा उतर जाता है और वह उठकर चली जाती है और परेशान हो जाती है। कहे भी तो किससे कहे। इधर रजनी अपने ऑफिस से विवेक को फ़ोन लगाकर कहती है, हेलो, क्या कर रहे हो? विवेक, कुछ जरूरी फाइल पेंडिंग रह गया है, उसे ही निपटा रहा था। बताओ कैसे कॉल किया? रजनी, मैंने दीपक से बात करके रिया और रंजन के बारे में बात की। उसने बताया कि रिया और रंजन दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। विवेक, ये तो अच्छी बात है। अब मैं अपनी मंगनी वाले दिन दोनों के रिश्ते को भी मंजूरी दूंगा। रजनी, ठीक है, मैं इस बारे में रंजन को बता दूंगी। विवेक, नहीं, अभी मत बताना, दोनों को सरप्राइज करना है उसी दिन। अच्छा, मंगनी करने किस दिन आना है बताया नहीं। रजनी, हम लोग घर में आपस में बात करके आपको बताती हूँ। विवेक, ठीक है। रंजन के घर में रंजन, रजनी और उसकी माँ तीनों मिलकर अगले हफ्ते का दिन तय करते हैं मंगनी के लिए। तय समय में विवेक, रिया और उनके कुछ रिश्तेदार रजनी के घर मंगनी की रस्म के लिए पहुंच जाते हैं। इधर रजनी के घर में रंजन भी तैयार हो चुका था। रजनी को आरती तैयार कर रही थी। दीपक भी रंजन की व्यवस्था में मदद कर रहा था। मंगनी की रस्म के लिए विवेक रजनी के लिए साड़ी और मिठाई लेकर आते हैं और रिया अपनी होने वाली भाभी को मिठाई और साड़ी और पैसे देकर नेक पूरे करती है। रजनी की माँ भी अपने होने वाले दामाद को कपड़े और पैसे का शगुन पकड़ाती है। इस तरह दोनों की मंगनी हो गई। उसके बाद रिया के भैया वहां पर उपस्थित सभी लोगों से कहते हैं, मैं आप सभी लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी बहन रिया के लिए भी लड़का देख लिया है और मैं उसके रिश्ते की भी बात करना चाहता हूँ। रिया का मन बहुत परेशान है, उसका चेहरा उतर जाता है। तभी विवेक कहता है, मैंने अपनी बहन रिया के लिए भी रिश्ता देख लिया है, आज मैं उसकी भी बात पक्की करना चाहता हूँ। रिया हैरानी से अपने भैया की ओर देखती है। विवेक और रजनी की मंगनी हो गई। उसके बाद विवेक सब लोगों के सामने कहता है, आज मैं अपने इस खुशी के मौके पर सभी को दोगुनी खुशी देना चाहता हूँ। मैं आज यहीं पर अपनी बहन रिया का भी रिश्ता पक्का कर देना चाहता हूँ। रिया धीरे से, भैया आप ये क्या कर रहे हो? मुझसे इस बारे में आपने पहले बात भी नहीं की। विवेक, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूँगा। रिया, लेकिन भैया। रिया अपने भैया को समझाना चाहती थी कि इतनी जल्दबाजी में वो फैसला ना लें, लेकिन विवेक कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। रिया चुपचाप मुंह लटका कर बैठ जाती है। फिर विवेक सबके सामने कहता है, बहुत सोचने विचारने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं। मैंने अपनी बहन के लिए ऐसा लड़का ढूंढ लिया है जो जिम्मेदार भी है, मेहनती भी है। वो मेरी बहन को बहुत खुश रख सकता है। मुझे जैसे लड़के की तलाश थी वो आज मेरी नज़रों के सामने है। सभी जानना चाह रहे थे कि वो लड़का कौन है। सबकी नज़रें विवेक की ओर थीं। दीपक मुस्कुरा रहा था। रजनी मुस्कुराकर, अब बता भी दीजिए। विवेक, हाँ, मेरी बहन रिया के लिए रजनी के भाई रंजन से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। मैं आज अपनी बहन रिया और रंजन की भी मंगनी की रस्म करना चाहता हूँ। रिया सुनकर चौंक पड़ती है और अपने भाई विवेक की तरफ देखने लगती है। विवेक उसे देखकर आंखों से हाँ में इशारा करता है। रिया खुश होकर अपने भैया के गले से लग जाती है और रंजन की तरफ देखती है जो दूर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। विवेक रंजन को अपने पास बुलाता है और पूछता है, तुम्हें मेरी बहन रिया पसंद है ना? रंजन शरारत से मुस्कुराते हुए, आपने पहले पूछा होता तो शायद मैं कहता मुझे आपकी बहन पसंद नहीं है, लेकिन आपने रिश्ता तय करने के बाद मुझसे पूछा है तो अब ये मेरी मजबूरी बन गई है कि मैं अब आपकी बहन को पसंद करूं। वहां आए सभी लोग रंजन की बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। रिया बनावटी गुस्से से, क्या कहा तुमने? मुझे पसंद करना तुम्हारी मजबूरी है? रंजन रिया को देखकर हल्के से अपनी एक आंख दबा देता है तो रिया शर्मा जाती है।
तब विवेक रजनी से कहकर रिया और रंजन की भी बात पक्की कर देता है। रंजन की माँ आज बहुत खुश थीं। उसे आज एक साथ दोहरी खुशी मिल रही थी। दीपक रंजन को गले से लगाकर बधाई देता है और कहता है, आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ मेरे भाई, भगवान ने तेरी इच्छा पूरी कर दी। आरती भी रजनी और रिया को बधाई देती है। सारे मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। फिर रंजन, रिया, विवेक, रजनी, आरती और दीपक सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते हुए सभी बातें कर रहे थे। विवेक, रिया, रंजन और मेरी और रजनी की शादी किस तरह अरेंज करें, मेरा मतलब है साथ में एक ही मुहूर्त में करें या आगे पीछे, किसकी शादी पहले होगी बताओ। रंजन, रजनी दीदी और आपकी शादी पहले होगी, उसके बाद हमारी शादी होगी। रिया, हाँ भैया, पहले आप दोनों की शादी एंजॉय करेंगे, फिर 5 साल बाद हमारी शादी होगी। रंजन आश्चर्य से, 5 साल बाद? नहीं नहीं, ये बहुत जल्दी है, मैं तो 7 साल बाद ही करूँगा शादी। सभी हंसने लगते हैं। रिया शर्मा जाती है। फिर सभी आपस में निर्णय लेते हैं। विवेक और रंजन की शादी के लिए 1 माह बाद की तारीख पक्की करते हैं और रिया और रंजन की शादी उसके 15 दिन बाद करने की तारीख पक्की करते हैं और सगाई का कार्यक्रम शादी वाले दिन रखने का फिक्स करते हैं। सभी लोग खाने के बाद भी बहुत देर तक बैठे रहे, शादी की प्लानिंग कर रहे थे। काफ़ी समय के बाद विवेक और रिया वापस चले जाते हैं। दीपक और आरती भी चले जाते हैं। घर पहुंचकर आरती दीपक से कहती है, रंजन भैया की शादी अचानक से तय हो गई, बहुत अच्छा लगा। दीपक, हाँ, रिया और रंजन एक दूसरे को पसंद भी करते थे। आरती, हाँ, किस्मत वालों की ही भगवान परफेक्ट जोड़ी बनाते हैं और समय आने पर मिला भी देते हैं। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। दीपक आरती की तरफ देखता है और अपना सर झुका लेता है, कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन सुबह दीपक अपने पिताजी को फ़ोन करके प्रेम और दिया के बारे में बताता है और बड़े पिताजी प्रेम के पिताजी से दोनों के रिश्ते की बात करने को कहता है। दीपक के माँ और पिताजी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और प्रेम के पिताजी से बात करते हैं। प्रेम के पिताजी और माँ भी इस रिश्ते के लिए हामी भरते हैं और दीपक के द्वारा दिया के माँ पिताजी को दिया के रिश्ते के सिलसिले में मिलने आने की खबर भेजते हैं। दिया का घर, जब से उधर से खबर आई है कि दिया को प्रेम ने पसंद किया है, वो लोग मिलने आना चाहते हैं, तब से निर्मला जी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। वह बहुत खुश हैं। अपनी बेटियों की किस्मत पर वह फूली नहीं समा रही थीं। अशोक जी भी इस रिश्ते से खुश थे। दिया को तो प्रेम ने पहले ही बता दिया था, वह भी बहुत खुश थी। फिर एक दिन प्रेम के माता पिता और दीपक के माता पिता सभी जाकर दिया और प्रेम का रिश्ता पक्का कर देते हैं। अशोक जी ने आरती और दीपक को भी बुलाया था, लेकिन व्यस्तता के चलते दीपक नहीं जा पाया। आरती 2 दिन के लिए गई थी। दिया और प्रेम की शादी की तारीख 2 माह के बाद की निकली थी। इससे पहले विवेक, रजनी और रिया, रंजन की शादी होनी थी। इधर दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। छुट्टियों वाले दिन रिया, रजनी और आरती तीनों जाकर शादी की शॉपिंग करती थीं। रिया अपनी भाभी के लिए गहने और कपड़े रजनी से पसंद करवाकर खरीद रही थी। साथ ही रजनी भी रिया के पसंद के कपड़े खरीद रही थी। इधर आरती और दीपक की शादी को 9 महीने भी हो चुके थे। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का समय आ रहा था, आरती के चेहरे से मुस्कान कम होती जा रही थी। वह अपने आप में उदास, गुमसुम सी रहने लगी थी। दिन भर कुछ ना कुछ सोचती रहती थी। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था। वह इस परेशानी में सोचती रहती थी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर कैसे वह अपने घर वापस आएगी, अपने माता पिता से क्या कहेगी। आरती का लगाव दीपक के साथ बढ़ गया था। दीपक से दूर रहने के बारे में सोचकर वह परेशान सी रहती थी। आरती का किसी काम में मन नहीं लगता था। वह काम करती रहती थी, पर ध्यान कहीं और ही रहता था। वह दीपक से अब ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी, उसके पास आकर बैठती भी नहीं थी। जरूरत पड़ने पर ही बात करती थी। ऑफिस में लंच टाइम में दीपक, रंजन और रिया एक साथ लंच कर रहे थे। खाना खाते हुए अचानक से दीपक का मुंह कसैला सा हो जाता है। रंजन देखकर कहता है, क्या हुआ? दीपक, कुछ नहीं यार, आज तुम्हारी भाभी ने सब्जी में नमक नहीं डाला है। रंजन, अच्छा, भाभी भूल गई होंगी।
फिर रंजन और रिया दोनों दीपक को अपनी सब्जी थोड़ी थोड़ी देते हैं। दीपक आरती की मनोदशा को समझ रहा था। रिया और रंजन आपस में बातें कर रहे थे। दीपक उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। दीपक, शादी की तैयारी पूरी हो गई क्या रंजन? रंजन, नहीं हुई, चल रही है। औरतों की शॉपिंग कभी खत्म होती है क्या? रिया, क्या कहा? रंजन, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? रिया रंजन की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और वहां से उठकर चली जाती है। उसके पीछे पीछे रंजन भी चला जाता है। फिर दीपक भी अपने केबिन में आ जाता है। शाम को घर आने और आरती दीपक को चाय बनाकर देती है। दीपक चाय का एक घूंट पीकर थूक देता है। दीपक, ये आजकल तुम्हें क्या हो गया है आरती? खाना बनाने में ध्यान नहीं रहता तुम्हारा? चाय में शक्कर नहीं डाली तुमने? दिन में सब्जी में नमक नहीं था? आरती कुछ नहीं कहती, चुपचाप सर झुकाए सुनती रहती है। देखते ही देखते विवेक और रजनी की शादी का समय भी पहुंच गया। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। रजनी कभी कभी आरती को अपनी मदद के लिए बुला लेती थी। विवेक और रजनी की शादी का समय भी पहुंच गया। 3 दिन बचे थे शादी में। आरती ने दीपक से कहा, मैं रजनी दीदी को घर में खाना खाने बुलाना चाहती हूँ, उसे कुछ उपहार भी देने हैं। दीपक, ठीक है, बुला लो। फिर दूसरे दिन आरती रजनी को अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाती है और उसे साड़ी, चूड़ी और श्रृंगार का सामान शगुन के लिए देती है। रजनी की शादी वाले दिन आरती और दीपक रजनी के घर जल्दी ही पहुंच गए थे। रजनी की शादी की सारी रस्म आरती कर रही थी। आज हल्दी की रस्म हो रही थी। कल यानी कि दूसरे दिन बारात आने वाली थी। इधर विवेक के घर में भी हल्दी की रस्म हो रही थी। विवेक के कुछ रिश्तेदार शादी में शामिल हुए थे। दूसरे दिन सारी रस्में रिवाज को निभाते हुए विवेक की बारात रजनी को लेने के लिए निकल पड़ी। विवेक की शादी में उसके दोस्त और रिश्तेदारी शामिल हुए थे। रिया के कुछ फ्रेंड्स भी शामिल थे। विवेक की बारात रजनी के घर पहुंच चुकी थी। द्वार चार की रस्म के बाद दूल्हे को लाकर मंडप में बैठाया गया। उसके बाद रजनी और विवेक की सगाई संपन्न हुई। फिर पंडित जी ने मंत्रोच्चार के साथ विवाह की पूजा शुरू की और विवेक और रजनी ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। फिर रजनी विदा होकर अपने ससुराल आ गई। रजनी के जाने के बाद रंजन अकेला पड़ गया। हालांकि दोनों भाई बहन की शादी की खरीदारी एक साथ ही हो गई थी, फिर भी कुछ रह गया था जिसे रंजन और रिया साथ जाकर खरीद रहे थे। देखते ही देखते रंजन की शादी का दिन भी आ गया। रजनी दोनों तरफ से रिश्ता निभा रही थी। उसके लिए बड़ी असमंजस की स्थिति थी। एक तरफ सगा भाई, दूसरी तरफ ननद। दीपक और आरती रंजन की पूरी मदद कर रहे थे। अपने घर में रिया की सारी तैयारियां करके रजनी अपने भाई रंजन की हल्दी में आती है। रंजन की हल्दी के दूसरे दिन रिया की हल्दी थी। शादी की डेट इस तरह रखी गई थी कि रजनी दोनों जगह शामिल हो सके। जिस दिन रिया की हल्दी थी उसी शाम रिया और रंजन की शादी थी। रंजन की बारात भी निकल पड़ी। दीपक और रंजन के दोस्त बैंड बाजे की धुन पर जमकर डांस कर रहे थे। बारात में रजनी भी शामिल हुई थी। बारात रिया के घर पहुंचने पर रजनी रिया की भाभी के तौर पर सारी रस्म निभा रही थी। शुभ मुहूर्त में रंजन और रिया की शादी संपन्न हुई और रिया अपने ससुराल पहुंच गई। अब दिया और प्रेम की शादी में 15 दिन का समय रह गया था। दिया अपनी बहन आरती को शादी की तैयारियों के लिए जल्दी बुला रही थी। तब आरती दीपक से कहती है, दिया की शादी की तैयारियों के लिए माँ और दिया ने मुझे पहले से बुलाया है। दीपक, ठीक है, जाओ। आरती, दिया की शादी में आओगे ना? दीपक, हाँ जरूर आऊँगा, तुम पहले चली जाओ। दूसरे दिन आरती अपने मायके चली जाती है और रिया की शॉपिंग में मदद करने लगती है। प्रेम और दिया की शादी का दिन पहुंच गया। सभी रस्म और रिवाज को निभाते हुए प्रेम की बारात दिया को लेने के लिए निकल पड़ती है। दीपक, दीक्षा और अन्य बाराती नाचते गाते हुए दिया को लेने के लिए बारात के साथ बाराती बनकर दिया के घर पहुंच गए। दीपक ने दूर से आरती को देखा। आज वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। आरती ने दीपक को देखा तो उसके पास जाकर उसका हालचाल पूछा।
फिर शुभ मुहूर्त में दिया और प्रेम का विवाह संपन्न हुआ और विदाई के बाद दिया भी अपने ससुराल पहुंच गई। वापसी में दीपक आरती से पूछता है, कब वापस आओगी घर? आरती, अभी कुछ दिन रुकूंगी, माँ अकेली हो गई है। दीपक, ठीक है। दीपक वापस शहर आ जाता है। आरती को गए 1 माह हो रहे थे। एक दिन वह आरती को कॉल करता है। वह कॉल रिसीव नहीं करती। 2-3 बार में भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। तब दीपक परेशान हो जाता है और अपने ससुराल चला जाता है आरती को लेने। वहां पहुंचकर देखता है आरती की तबीयत ठीक नहीं है, वह सोई है। दीपक को देखकर वह उठकर बैठ जाती है। दीपक, मैंने कितनी बार कॉल किया, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? आरती चुप थी। दीपक, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। आरती, अब कॉल उठाने या ना उठाने से क्या फर्क पड़ता है? अब हमारा रिश्ता कितने दिन का बचा है? दीपक, क्या कहा तुमने? आरती, अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर मुझे यहाँ तो वापस आना ही है। कुछ दिन ही बचे हैं। ज़्यादा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुमसे अलग होने में मुझे बहुत परेशानी होगी। मुझे आपकी आदत हो रही थी। मेरा झुकाव आपकी तरफ बढ़ रहा है, जो मेरी कमजोरी ना बन जाए। मैंने फैसला लिया है कि अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। दीपक चुपचाप सुन रहा था। आरती, दुनिया की नज़र में मैं दुल्हन हूँ आपकी, लेकिन मैं सिर्फ नाम की दुल्हन हूँ। बस अब बहुत हो गया। अब इस रिश्ते को मैं और नहीं खींचना चाहती। दीपक, तुमने तो अपने बारे में सोच लिया और मेरे बारे में नहीं सोचा। मेरा भी झुकाव तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। मुझे तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्वाबों और ख्यालों में सिर्फ तुम हो। तुम्हें एक पल भी नहीं देखने पर मेरी क्या हालत होती है, तुम नहीं जानती हो। जागते सोते मुझे सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ यार। आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे। दीपक, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम ही मेरी थी और तुम ही मेरी रहोगी, समझी तुम? इतना कहकर दीपक आरती के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आरती दीपक के गले से लगकर रोए जा रही थी। दीपक उसे कुछ देर रोने देता है ताकि सारे शिकवे शिकायत आंसुओं के साथ बह जाएं। फिर उसके आंसू को पोंछकर उसे चुप होने को कहता है। आरती फिर भी दीपक से लिपट कर रोए जा रही थी। दीपक, अब रोती ही रहोगी या मुझे खाने पीने के लिए भी पूछोगी? आरती झट से अपने आंसू पोंछकर, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ, कहकर अंदर चली जाती है और चाय के साथ दीपक के लिए उसका मनपसंद नाश्ता बनाकर ले आती है और अपने हाथों से दीपक को खिलाती है। उसे ऐसा करते देख दीपक आरती के हाथों को पकड़कर उसकी हथेलियों को चूम लेता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।